गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन बैक टू बैक देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, आप देखें। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। देखिए, उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है तो ये जो हमारा रहेगा, याद नहीं कराना है कभी भी बच्चों को, तो इसलिए याद वाला ये तुरंत ही गलत हो जाएगा। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो कोई ज़रूरी है कि प्राइवेट ट्यूशन लेगा तभी पास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए डी ऑब्लिक, बच्चा पढ़ाई की योग्य नहीं है, ये तो एकदम से ही पहली ही नज़र में ये गलत है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सही रहेगा, व्यवस्था फेल हुई है। यहाँ पे हम छात्र को दोष नहीं देंगे, यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम पे कहीं ना कहीं कमी थी जिसकी वजह से यह हुआ है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आइए पहला ऑप्शन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, देखिए जो हमारा शिक्षण का जो भी है वो बाल केंद्रित ही है। और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है 2005 की जो एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है उसमें भी यही दिया हुआ है, तो बाल केंद्रित शिक्षा, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। रटने को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल गलत। रटने को तो कहता ही नहीं है वो। अग्र शिक्षक की तकनीकी अपनाकर, जी नहीं, ये भी नहीं है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके, अरे भाई उसको रटा के परीक्षा परिणाम थोड़े लाना है, उसको तो हमें योग्य बनाना है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्याम पट्ट पे चित्र बनाना और वर्णन करना। सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। और डी, विस्तृत व्याख्या करना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे प्रभावी, अगर जो सबसे प्रभावी है तो देखिए श्याम पट्ट पे चित्र बनाना ये ठीक है, लेकिन इससे भी प्रभावी कुछ हो सकता है। बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, ये तो हम उसको क्लास में दिखाएंगे ना, बीज की वृद्धि का चित्र बना के। विस्तृत व्याख्या करना, ये भी हम मौखिक तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको साक्षात हम दिखाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, जब वो तुरंत उसको देखेगा और बीज बोएगा और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन साक्षात करेगा, वो उसके मन मस्तिष्क पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, इसमें जो हमारा पहला है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया। देखिए दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा, ये बिल्कुल गलत है। सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, ये भी गलत है। तथ्यों की शिक्षा हाशिए पे स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने के संबंध में, जी बिल्कुल नहीं। समावेशी में ये कहता ही नहीं है कि किसी को आप जो हाशिए पे जो वर्ग हैं उनको आप मतलब सम्मिलित कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। समावेशी का मतलब होता है विविधता, ये ए ऑब्लिक सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। विविधता यानी उसमें आपके मंद बुद्धि के भी बालक आ सकते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि के भी, और उनको सब एक साथ समावेशी शिक्षा देनी है। तो चलिए यहाँ पे ए ऑब्लिक हमारा सही हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ श्रेणी की श्रेणी में रखा जाता है, जी बताएं। इसमें देखिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक, ये बड़े प्रश्न जो होते हैं उनको तो वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रख ही नहीं सकते हैं। मुक्त उत्तर वाला, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो हमें एक लाइन में लिख के देना हो, ये भी नहीं होता है हमारा। सत्य या असत्य, जी हाँ, सत्य या असत्य ये होता है वस्तुनिष्ठ में, जिसमें हम तुरंत बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। निबंधात्मक प्रश्न पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर हमें नहीं देना है, तो हमारा जो ये सही ऑब्लिक रहेगा वो सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। जी देखें, पहला, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल प्रस्तावित जो पुस्तक हैं जो चल रही हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे और उसी पे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल, जी बिल्कुल नहीं।
परीक्षाओं में केवल अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल नहीं है, वो सीखता क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा बी भी सही गलत हो जाएगा, ए भी गलत है और बी भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, देखिए बार बार क्या जरूरी है, बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, इससे क्या होगा, इससे प्रगतिशील शिक्षा का कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये सही है, क्योंकि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना है। तो हमारा ये डी जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के किसके बारे में चिंतित है, ये पूछ रहा है ये। तो देखिए हमारा जो दिया हुआ है ऑब्लिक, शिक्षक जो प्रश्न पत्र बनाने की जांच करता है तो उसमें क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। देखिए ये हमें सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं हम, प्रश्नों के प्रकार, ये गलत है, प्रश्नों के प्रकार से नहीं। विश्वसनीयता, ये भी नहीं जरूरी है। वैधता, ये सारी चीज़ें तो हमारी शामिल हो जाएंगी संपूर्ण विषय में, तो इसलिए ये जो है प्रमुख उद्देश्य जो है संपूर्ण विषय को शामिल करना। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। आइए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि पहला, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, जी नहीं, तर्कना करनी चाहिए, गलत है ये। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। क्यों भाई, अब बच्चे बाहर से ही तो ज़्यादा सीखते हैं, तो उस पर ध्यान रखना है आपको कि क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ये सही लग रहा है। अभी हम इसको बताते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी गलत है। आइए देखें, देखिए ये जो कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे या अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करे ताकि सीखने का प्रत्यक्ष लाभ हो, तो ये कहलाएगा। तो यहाँ हमारा जो ऑब्लिक हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहा है ये, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे आधारित होता है। जी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम जी। अब देखिए, हाँ, पहला कह रहा है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। अब देखते हैं दूसरा, इससे भी बेहतर कुछ है क्या। किसी भी कीमत पे विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। कीमत क्या, जितनी उसकी योग्यता हो, जिस हिसाब से हो वही तो देंगे, आप उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ी देंगे। सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आकलन बहुत ही किफ़ायती और मितव्ययी होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, लेकिन ये मितव्ययी क्या, ये भी ना मैंने नहीं समझ में आ रहा। तो इसका जो एक बेहतर जो विकल्प है ये है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। एक्चुअल विद्यालय आधारित जो आकलन है विद्यार्थियों की क्या होता है, कमजोरियों को पहचान के उनमें सुधार करने का भी करता है काम। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो सुधार करेगा, तो विद्यालय के शिक्षक जो हैं अपने छात्रों का आकलन बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं वो, कि हाँ कौन सा छात्र जो हमारा तेज है और कौन सा किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किस पे हमें कम करने की, और उसकी कमजोरियां भी वो समझता है। तो मतलब एक कहने का मतलब है कि एक शिक्षक जो है उस विद्यालय का, वो मतलब अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानता है वो। तो यहाँ पे ये हमारा ये सही हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं जी, अतः शिक्षक को एक्चुअल वो सीखने की कई सारे तरीके से अपना बताते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये शिक्षक को क्या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन, देखिए कठोर अनुशासन ये तो एकदम गलत है भाई। कठोर अनुशासन क्या है? आप उसे मार पीट के सिखाओगी क्या? बिल्कुल। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं की क्यों संख्या बढ़ाएंगे, अगर वो कुछ जान नहीं रहा तो परीक्षा ले लेके आप क्या करेंगे। चौथा, अधिगम की एक समान गति पे बल देना चाहिए। देखिए अधिगम कभी एक समान होता ही नहीं है, तो इस पे भी बल नहीं देना है, तो हमारे ये भी गलत हो जाएगा। ए पे देखते हैं। ए देखिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए जी। ये देखिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये हमारा एकदम करेक्ट है। एक्चुअल यदि मतलब जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जितना भी सिखाने के जो तरीके हैं उसको ज्ञात हो गए हैं और उसे सभी अनुभवों को मतलब उसमें बताना चाहिए हमें। तो यह हमारा ऐसा ही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जी बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं, गलत है, ये रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल। देखिए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, ये चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत है। ये क्या कह रहा है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं। भैया सारी की सारी विकास की अंतर संबंधित रहती हैं, तो ये भी गलत कह रहा है। यहाँ पे जो हमारा सटीक आंसर जो रहेगा हमारा जो रहेगा ये हमारा हो जाएगा, सभी विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है, किसी की ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है, लेकिन रहती है। तो चलिए हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। किसी की तीव्र होती है, किसी की मंद होती है, कुछ भागों में शरीर के भागों में तीव्र विकास होता है तो कुछ में कम होता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। आइए 12वां को देखिए, ये पूछ क्या रहा है इसको पहले हम समझते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। देखिए, मानव का जो विकास होता है, मानव का जो विकास होता है, वन सेकेंड, मानव का जो विकास होता है, जी, मानव का विकास जो होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है और उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता है, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, और उसे अपने संज्ञान में लेके उस पर विचार करे, उसके बाद वो अपने विचारों को सोच समझ के उसे प्रस्तुत करे। अतः सामाजिक विकास की जो आवश्यकताएं होंगी उसमें जो हमारा होगा, पहले शारीरिक रूप से, आप समझें इस चीज़ को, पहले शारीरिक रूप से वो मजबूत होगा तभी तो वो करेगा संज्ञान, तभी तो वो लेगा। जब संज्ञानात्मक हो जाएगा उसका, जब संज्ञान लेगा फिर उसके बाद क्या करेगा? विचार करेगा, यानी संवेगात्मक रूप से सोचेगा, फिर उसके बाद जब प्रस्तुत करेगा तो उसको क्या होगा? सामाजिक विकास की होगी। तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा, पहले शारीरिक हो जाएगा, फिर संज्ञानात्मक हो जाएगा, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और सामाजिक। यहाँ पे ए हमारा है वो सही हो जाएगा। जी, यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा, 12वें का ए। आइए 13वां क्वेश्चन उठाते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, पूछती है, उनसे चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह आधारित है किस पे? देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि पूर्व ज्ञान से अगर कोई चीज़ पूछ रहा है, अगर फल है तो देखिए उसके दिमाग में सबसे पहले वो फल जानता है कि वो गोल है, पहले ये नहीं जानता है कि ये सेब है, अमरूद है, अनार है, ये नहीं, लेकिन वो खाने वाली चीज़ें हैं, पहले वो पूर्व ज्ञान उसको, हाँ ये खाना है, फिर वो समझता है कि अच्छा ये सेब है, ये टमाटर है, ये है, तो ये पूर्व ज्ञान से होता है। तो ज्ञान का निर्माण जो है अच्छे तरीके से छात्रों के मस्तिष्क में पहले से ही चित्र उसकी आ जाती है। जब भी कोई आप पूर्व ज्ञान से इसी प्रकार जोड़ा जा सकता है। और नए से क्या होता है, जब आप उनको पुराना जब आप उनके पूछेंगे और उससे जब नए क्वेश्चन रिलेटेड करके पूछेंगे तो वो उनको बहुत ही जल्दी याद होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। पुनर्बलन के सिद्धांत भी यहाँ नहीं होगा। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन ये भी नहीं होगा जी। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ज्ञान के निर्माण, ये हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान से तो ही सीख रहा है वो जी। तो यहाँ ज्ञान का निर्माण ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे। देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है जी। बच्चा जो है मतलब किस कारण से रोता है बताएं जी, बताएं इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए, सामाजिक दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता तो होती ही नहीं, क्योंकि भैया वो 50 लोगों को थोड़े जान रहा है कि हर कोई आएगा तो उसको मतलब उसको भी खोज रहा है, उसको भी खोज रहा है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। अजनबी दुश्चिंता, वो उस वक्त पहचानता ही नहीं है, उस वक्त जी
उस वक्त वो पहचानता ही नहीं है, तो अजनबी दुश्चिंता होगी ही नहीं वो। और यहाँ पे वियोग दुश्चिंता ये भी नहीं है, यहाँ पे वियोग दुश्चिंता भी नहीं होगी। एक्चुअल मोहवश उसे संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि माँ की गोद से जब उसे अलग किया जाता है तो एक उसके साथ बॉन्डिंग बन जाती है। तो वहाँ से जब वो जाने लगता है या उसकी दूसरे की गोद में जाएगा तो वो संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये संवेगात्मक दुश्चिंता सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, जी बताएं इसमें। पहला, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में अपने सामाजिक मापदंड बनाना बिल्कुल नहीं। शिक्षा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सफल बनाती है, तो इसलिए सामाजिक मापदंड तो नहीं बनाया जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना सामाजिकरण से केवल यही एक चीज़ थोड़ी है कि आप बड़ों का ही सम्मान करेंगे। और भी देखते हैं नीचे ऑब्लिक, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। जी हाँ, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन हम डी भी देखेंगे। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सदैव उसको पालन करें, हैं। वो अपने हिसाब से सामाजिक वातावरण बनाता है और अपने हिसाब से अनुकूलित करता है, उसके साथ समायोजित करता है, कभी भी उसके मानदंडों के हिसाब से नहीं करता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा सामाजिकरण का। ये एकदम सटीक और एकदम बढ़िया लग रहा है ये। देखिए, होता क्या है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो है सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है शिक्षा के संदर्भ में, तो ये सही रहेगा हमारा आंसर। चलिए आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम उठा के। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, जी पहला है वैश्विक प्रवृत्ति। वैश्विक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, वैश्विक मतलब ये किसी देश या उससे तो प्रवृत्ति है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा वैश्विक प्रवृत्ति। प्रयोजनात्मक उपागम, जी नहीं, ये भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे लड़के और लड़की का हो रहा है, विद्यार्थियों को दे रहा है, तो एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दी गई, या इसकी जगह अगर लड़कों को ही वरीयता दी जाती एकल गायन में, तो क्या होता है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाता। तो यहाँ पे हमारा ये लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए आइए देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 17वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पे बल देते हैं। जी वाइगोत्स्की, पहले तो आप समझिए वाइगोत्स्की ने कहा क्या था। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, ये कहा था उन्होंने। तो किसी भी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ होगा उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, मानसिक क्षमताएं, इन्हीं सबका विकास होता है। तो इसमें देखिए सीधे सीधे वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की का क्या होगा आप समझिए, सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिखे, सामाजिक या सांस्कृतिक, तो वहाँ लगाइए। तो देखिए अनुवांशिक हमारा है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। नैतिक भी नहीं है, शारीरिक भी नहीं है, वाइगोत्स्की का सामाजिक है, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर सामाजिक। चलिए आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है। जी वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह प्रभावित है, किससे प्रभावित है बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखिए कई बार होता है कि आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में आंसर छुपा होता है, इस ऑब्लिक में ही। तो यहाँ पे देखिए वैविध्यपूर्ण अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण, तो वैविध्यपूर्ण यानी देखिए वैविध्यपूर्ण यानी विभिन्न प्रकार का कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है, देखिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ये इनसे तो है नहीं, नैतिक विकास का यहाँ पे नहीं हो रही है चर्चा। यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है बताएं। देखिए वाइगोत्स्की के सामाजिक का है ही नहीं, तो यहाँ सामाजिक भी गलत हो जाएगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास भी नहीं रहेगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का भी नाम नहीं लिया गया है इसमें लिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे ये प्रभावित है। देखिए अधिगम शैलियों के वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है, बहुबुद्धि का सिद्धांत लगा रही है, तो इसलिए हमारा ये जो सही रहेगा ये बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए आइए देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन।
एक शिक्षिका अपने आप में किसी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। जी, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है? जी, यहां पे बताएं। अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन? जी नहीं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना? बिल्कुल नहीं। यहां पे देखिए वो क्या कह रही है, अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर देती ही नहीं है, तो यहां पे भूमिका और प्रस्तुत कहां कर रही है ये? देखिए यदि शिक्षिका जो है अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, यदि वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहती है, और होता क्या है कि जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर देने के लिए कहती है, उनसे समूह चर्चाएं करवाती है। समूह चर्चाएं मतलब आपने उनसे पूछा और वो सभी क्लास में बैठे कोई भी बताए, तो वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के प्रोत्साहित कर रही है। आप समझे, सहयोगात्मक कर रही है तो यानी सहयोगात्मक अधिगम कर रही है, तो यानी क्या हुआ, यानी वो सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। आप समझे इस चीज को, तो यानी सक्रिय, सहयोगात्मक और सक्रिय, तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा ये बी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, और यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आइए देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन उठाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? जी बताइए। पहला, बैठने की उचित व्यवस्था। शिक्षक से संबंधित अधिगम को शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक जब अपने विषय में प्रवीण हो, जी समझिएगा, बैठने की उचित व्यवस्था में उससे क्या मतलब है भैया, वो तो कहीं भी पढ़ा सकता है। ये कोई जरूरी है कोई क्लास में अगर पढ़ाने वाला तो क्लास में पढ़ाएगा, नहीं तो बाहर जाके नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। शिक्षण अधिगम संसाधनों की, देखिए शिक्षण अधिगम संसाधन नहीं है अगर, तब भी तो वो पढ़ा सकता है। उसके पास अगर पढ़ाने की काबिलियत है तो वो दूसरी चीज़ों को समझा के पढ़ा सकता है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, देखिए ये भी मायने नहीं रखता है कि विषय वस्तु क्या है और उससे सीखने वाले अनुभव के लिए क्या है। जी तो देखिए उसको अपने अगर विषय में उसकी पकड़ मजबूत है, अगर उसकी विषय वस्तु में प्रवीणता है उसके पास, तो वो बेहतर तरीके से समझा पाएगा। आप समझे इस चीज़ को, तो उसे उस जो शिक्षा देने जा रहा है उसका ज्ञान उसको अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो वो 50 तरह से समझा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, यहाँ पे हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार, जी देखिए कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, बताएं। देखिए धार्मिक शिक्षा का महत्व देखिए धार्मिक शिक्षा से कोई उसमें नैतिक थोड़े आएगा, नैतिकता कहाँ से आएगी? आप उसको रटाते रहोगे किताब की, नहीं भैया देखिए महात्मा गांधी ऐसे थे और ये थे, उनको देख के वो थोड़े सीखेगा, या उनको आप उनकी कहानियाँ बता के उसके नैतिक विकास मूल्यों का विकास नहीं करा सकते, ये गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बना के, जी बिल्कुल नहीं, इस पे भी नहीं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर इस पे भी आप नहीं कर सकते। देखिए कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पे कठोर जब आ जाए, कठोर का तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, तो ये यहाँ वैसे ही गलत हो जा रहा है। देखिए नैतिक मुद्दों पे आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कोहलबर्ग ने जो दिया है अपना, क्या दिया है, नैतिक विकास का ही तो सिद्धांत दिया है। तो देखिए नैतिक मुद्दे आ गए, तो यहाँ नैतिक वाला ये ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है कि आप उनको सक्रिय सहभागी, अगर वो एक दूसरे में वो चीज़ें आप उनको खुद कराइए, वो चीज़ें आदर्श की जगह आप उनको खुद बताइए कि ये चीज़ें हैं, और खुद वो करेगा, आपसे सीखेगा, तो वो बेहतर करेगा। तो यहाँ पे जो है नैतिक मुद्दों पे आधारित, ये हमारा सही हो जाएगा। और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो भी है नैतिक विकास के लिए सिद्धांत। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा 21 हो गया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं जी। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जी बताएं। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बिल्कुल नहीं भाई, उनसे प्रश्नों के उत्तर क्यों सीखेंगे? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके वो उनसे प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, बहुत कुछ चीजें सीखेंगे, तो यहाँ गलत है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ये भी नहीं है भाई, वो एक दूसरे से केवल पाठ्यक्रम की बातें करेंगे क्या,
ये भी गलत है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि वहाँ पे ये सामाजिक कौशल सीखेंगे उससे, ये सटीक आंसर है। लेकिन देखते हैं, हो सकता है इससे भी बेहतर हो कुछ। हाँ, डी देखें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नहीं नहीं, बिल्कुल नियंत्रित करने की क्या ज़रूरत है। नियंत्रित हम इससे करेंगे, अंतःक्रिया करने से प्रोत्साहित करने से होगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में जो है उनके समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो पढ़ने के दौरान भी सामाजिक कौशल सीख सके। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने के दौरान ये सीख सकेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा सी का। चलिए आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आया तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप बताएं। बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अरे भाई, जब वो निर्योग्य है उसके अनुसार, उसको हम निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय का तो कहता ही नहीं है भाई। समावेशी शिक्षा है तो उसे विशेष विद्यालय में क्यों भेजेंगे, शिक्षक ये कह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसे अन्य विद्यार्थी, ये भी बिल्कुल गलत है। उसे अन्य विद्यार्थियों से क्यों अलग रखेंगे, यानी उसमें हीन भावना आएगी, ये भी गलत है। आइए देखें, सी देखते हैं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये सही लग रहा है। लेकिन डी भी देख लें, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, जी बिल्कुल गलत, ये गलत है। जब भैया निर्योग है तो उसकी प्रवेश परीक्षा क्यों लेंगे आप। यहाँ पे ये सटीक बैठ रहा है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब पहली बार विद्यालय आता है तो उसमें क्या है कि जब उसके माता पिता के साथ चर्चा करेंगे तो वो पहला विद्यालय जो है परिवार होता है, तो वो बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चे की कहाँ कमियां हैं, कहाँ पे खूबियां हैं। तो उन चीज़ों को जब वो टीचर से डिस्कस करेंगे तो टीचर बेहतर तरीके से उस बच्चे का सुधार करेगा। चलिए, ये 23वां हमारा यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 24वां क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, जी देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था किससे संबंधित है। देखिए, इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था जो है वो पहले आप जानिए कि ये क्या है। इंद्रिय गामक, जिसमें आप केवल इंद्रियों से करते हैं, और इंद्रियों से कब तक करते हैं, जब बच्चा जानने वाला नहीं रहता है। संवेदी परक अवस्था उसी को कहते हैं 2 वर्ष तक की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा, बताइए क्या करता है, एक दूसरे का, अगर आप 2 वर्ष का बच्चा है उसको अगर आप भाषा से अगर कुछ भी बुलाइए या आवाज़ सुनता है या आप कुछ व्यवहार करते तो उससे जानता है। लेकिन उसमें ना तो गहराई, ना तो समय और दिशा का ज्ञान धीरे धीरे होता है। तो इसमें क्या है कि उसमें प्रतीकात्मक चिंतन और परिकल्पना आदि दिखने लगती है। तो इसमें देखिए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है। देखिए, तार्किक रूप से समस्या समाधान, ये तो बिल्कुल गलत। भैया वो तार्किक रूप से सोचेगा क्या, 2 साल का बच्चा सीखेगा, आप बताइए। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, भैया 2 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता विकल्पों का और कुछ भी। सामाजिक मुद्दों से, कमाल करते हो भाई, सामाजिक मुद्दों का सरोकार कहाँ से रहेगा उसे, हैं। अरे भाई, जो बोल पा रहा है ना, चल पा रहा है, वो सामाजिक मुद्दों का क्या जानेगा। तो यहाँ पे अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो हमारा ये चला जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ज़्यादा हम लोगों ने काट पीट कर ली है इस पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ जाएं। चलिए आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन जल्दी से। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जी मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है वो क्या है। मतलब मानव का जो व्यक्तित्व है या मानव है वो कैसे, मतलब क्या है उसके अंदर, किस चीज़ों से वो जानकारी लेता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, पालन पोषण और शिक्षा, पालन पोषण और शिक्षा ही होता है मानव के व्यक्तित्व में, बिल्कुल नहीं। केवल वातावरण, ये भी गलत है। केवल आनुवांशिकता, बिल्कुल गलत है। देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया से संबंध करके ही होता है ये, जी हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये हमारा सही हो जाएगा बी। चलिए आइए देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। जी आइए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। समूह में ही क्यों बेहतर सीखते हैं, और समय क्या वो बेहतर नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऐसा ही बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? भैया शिक्षण प्रशिक्षण का ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं सही है हमारा। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझिए। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे की विकास दर, हर बच्चे की विकास दर भिन्न होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई वही क्वेश्चन को देर में सीखता है, आप समझिए। तो उसलिए उन्हें भिन्न तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ देखते ही आपको टिक लगाना है, दर भिन्न होती है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, ये हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए, किसी भी प्रकार का पहला चरण जो होता है, प्राक्कलन का परीक्षण करना, बिल्कुल नहीं। प्राक्कलन, उसके बारे में जानना, ये करना, ये तो हमें नहीं है। प्रासंगिक जानकारी को इकट्ठा करना, उसकी जानकारी से हमें क्या करना है भाई? पहले हम ये तो देखें समस्या समाधान। समस्या समाधान कह रहा है तो हमें पहले तो समस्या जहाँ पे हो उसी को देखना है। प्राकल्पना का निर्माण, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पे हमें समस्या समाधान, तो जब समस्या समाधान का ही कह रहा है तो हमें क्या करना है? समस्या के प्रति जागरूकता, यही तो होगा हमारा आंसर। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा, इसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, समस्या समाधान, समस्या के प्रति जागरूकता। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जी बताएं। देखिए, अनुभाविक अपने आप से, अनुभव से और उससे करके सीखना है, इसका नहीं है। आध्यात्मिक भाई आपको साधु संत या उसकी थोड़े कि सीखने का क्षेत्र उसी में सीखेंगे। व्यवसायिक भी नहीं है। भावात्मक, ये हमारा सही हो जाएगा। भावात्मक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भावात्मक का देखिए तात्पर्य क्या होता है? भावात्मक का तात्पर्य होता है मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव। देखिए, किसी भी व्यक्ति, अगर आप कुछ सोचेंगे किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तभी तो आप उस चीज़ को करने जाएंगे, हैं? अपने अंतर अनुभव से थोड़े करेंगे। जब उसके प्रति भाव एकत्र होगा, आपका आएगा, अब आपको भूख लगी हो, तभी तो आप खाने के बारे में सोचोगे, वैसे तो आप सोचोगे नहीं। तो ये भावात्मक जो होगा ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सुखद भाव जो आएगा हमारे अंदर, वो सुगम बनाता है अधिगम को। तो यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा सही हो जाएगा, भावात्मक। आइए देखते हैं हम 29वां क्वेश्चन। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। देखिए, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। देखिए, ऊबने लग रहा है यानी उसको रुचि नहीं आ रही है। तो क्या हो रहा है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बताएं। बच्चा बुद्धिमान है। देखिए, बच्चा तो कोई भी बच्चा, हर बच्चा बुद्धिमान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये तो हम कहेंगे नहीं। हर बच्चा अपने आप में सीखने की योग्यता रखता है। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए संभवतः, देखिए बच्चा किसी भी कार्य को अगर लगातार कर रहा है, देखिए जब बच्चा कार्य करता है तो इसका इससे इंगित है कि संभवतः कार्य, जो कोई कार्य है यांत्रिक रूप से बार बार होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम डेली एक ही चीज़ पढ़े तो उसकी रुचि जो है वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए, जब वो किसी कार्य को बार बार लगातार करेगा तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, और जब रुचि खत्म हो जाएगी तो क्या मतलब है? वो तो पहले से ही कहेगा ये तो हमें आ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, तो वो क्या होगा? बोर हो जाएगा। तो बोर हो जाएगा तो वो उबने लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा ये ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो हैं किस ओर संकेत करती हैं? बताएं। देखिए, ए, वे कैसे सीखते हैं। बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर। देखिए, प्राय जो हैं शिक्षार्थी जो की त्रुटियां जो हैं, जो गलतियां करता है तो वो किस ओर संकेत करे? देखिए, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, भैया त्रुटि गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? आप ये समझिए। बिना गलती किए कोई सीख सकता है। सीखने की अनुपस्थिति, भैया वो त्रुटि कर रहा तो यानी क्या? वो सीख नहीं रहा है? बिल्कुल सीख रहा है।
तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सामाजिक, भैया सामाजिक और आर्थिक स्तर का उससे क्या मतलब है, वो त्रुटियां कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। वे कैसे सीखते हैं, ये सटीक है। देखिए प्राय त्रुटियां तो करेंगे ही, जब सीखेंगे तो त्रुटि करेंगे और फिर अगली बार उन त्रुटि को नहीं करेंगे, यानी क्या हुआ, उन त्रुटि से वो सीख लिया। तो यहाँ पे वो हो जाएगा, ये हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए हमने आज 30 क्वेश्चन फटाफट करा दिए हैं और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। CTET में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ज़रा सा आप इसको एक बार फिर वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा बीच में। और चलिए आगे के लिए फिर मैं नए कंटेंट्स पे फिर बनाता हूँ क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।